हेलो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं जेड डायनेस्टी सीजन 2 एपिसोड 1 में। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां पर कई सारे लोग एक साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी यहां पर बैठकर खाना खा रहे लोगों में से एक बूढ़ा आदमी उठकर इन सबको डेमन्स और ह्यूमंस के बीच में चलती आ रही लड़ाइयों के बारे में ऐसे बातें बता रहा था कि जो कि सब कुछ झूठी थी। इन बातों को यहाँ पर बैठा हुआ एक ज्योतिष और उसकी पोती भी सुन रही थी। इस बात को बीते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं, इस वजह से ये लड़की भी अब बड़ी हो चुकी है। तभी यहाँ पर वो लड़की उस बूढ़े आदमी को चुप करा देती है और कहती है कि तुम क्यों लोगों को झूठे बातें बता रहे हो। ये सुनकर उस बूढ़े आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इस वजह से वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर वो ज्योतिष के पास रखा हुआ फ्लैग को देखकर डर जाता है और उनसे माफी मांगकर वापस से बैठ जाता है। तभी ज्योतिष कहता है कि असली बात तो तुम लोगों में से किसी को भी पता ही नहीं कि असल में डेमन्स और ह्यूमंस के बीच में चलती आ रही लड़ाई आखिर क्यों रुक गई। अब ये बात यहाँ पर और भी बैठे हुए लोगों ने सुन ली थी। तभी यहाँ पर एक आदमी एक्साइटेड होते हुए पूछता है कि आप क्या हमें बता सकते हैं कि डेमन और ह्यूमन के बीच में आखिर लड़ाई क्यों रुक गई। यहाँ पर ज्योतिष बताना स्टार्ट करते हैं और वो कहते हैं कि ये सारे बातें जाओ फेंग से जुड़ी हुई हैं। वो यहाँ पर जाओ फेंग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो कहते हैं कि जाओ फेंग के पास एक ऐसा ट्रेजर था जिसके अंदर डेमनिक ऑरा था। उस छड़ी को खून की प्यासी कहना गलत नहीं होगा। एक दिन जाओ फेंग की मुलाकात डेमन सेट की यंग मास्टर बाईयू से होती है। वहाँ से जाओ फेंग के ट्रेजर के बारे में सबको पता चल जाता है। यहाँ पर सबको पता चल चुका था कि जाओ फेंग के ट्रेजर के अंदर डेमनिक ऑरा है। इस वजह से सभी लोग यहाँ पर जाओ फेंग को मारने का प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन बुरी किस्मत ये थी कि हमारे सेट का एक आदमी डेमन सेट से मिला हुआ था, इस वजह से ये सारी बातें चल रहे थे। उस समय यहाँ पर डेमन्स से ह्यूमंस के ऊपर हमला कर दिया था। जब ये सब देखकर सेट मास्टर को कुछ अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जाओ फेंग को ही जान से मार दें। इस वजह से कभी भी इस ट्रेजर को कोई भी इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। जब सेट मास्टर जाओ फेंग के ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार छोड़ दी थी तो उस समय यहाँ पर बायू बीच में आ जाती है। इस वजह से वो बड़ी सी तलवार बायू को लग चुकी थी। फिर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इस सब के बाद बायू का क्या हुआ, जिस पर वो ज्योतिष बताता है कि इस सब के बाद जाओ फेंग की जान यहाँ पर बच गई थी, लेकिन बायू अपनी जान गंवा चुकी थी। अब उसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वो रास्ता लगभग नामुमकिन सा है। फिर वही आदमी पूछता है कि इन सब के बाद उस जाओ फेंग का क्या हुआ। वो जैसे ही इतना कहता है तो वहाँ पर हल्की सी हवा चलने लगती है। तभी हम देख पाते हैं कि जाओ फेंग भी यहाँ पर बैठकर इनकी सारी बातों को सुन रहा है। अब यहाँ से सीजन 2 की असली स्टोरी स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नियान और उसके साथ ही डेमन क्लैन के साथ मिलकर ह्यूमन क्लैन के डिसाइबल्स को जान से मार रहे हैं। यहाँ पर ये फाइट एकदम बराबर है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के क्लाइंट्स के लोग ही जान से मारे जा रहे हैं। लेकिन तभी नियान अपने डेमन आई की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर कई सारे लोगों को जान से मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आकर सिर्फ अपने हाथ से ही उस टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर नियान की एक आंख भी फूट जाती है। यहाँ पर नियान को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जाओ फेंग आता है। वो बहुत ज्यादा स्पीड में यहाँ पर नियान के कई सारे डिसेबल्स को जान से मारते हुए उसके पास आ जाता है। ये देखकर हर कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। यहाँ पर सभी लोग डेमन क्लाइन के इतने सारे लोगों को एक साथ मरता हुआ देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और वो सभी लोग जाओ फेंग के सामने आकर घुटने टेक देते हैं। ये देखकर नियान और उसके साथी भी यहाँ पर हार मान चुके थे। नियान यहाँ पर जिस ब्लड रिफाइनिंग सील को प्रोटेक्ट कर रहा था उसको बाहर निकाल लेता है और कहता है कि 800 साल से ये हमारे पास है, लेकिन अब ये तुम्हें देने के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर उसके पीछे खड़ा हुआ एक आदमी कहता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी ब्लड रिफाइनिंग हॉल को दे दी है और मेरे जिंदा रहते मैं कभी भी इस सील को उसके हाथ लगने कभी नहीं दूंगा। तभी नियान कहता है कि अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्या तुम इस सील को बचा सकते हो, क्या तुम यहाँ पर कुछ कर सकते हो क्या। यहाँ पर वो आदमी भी बहुत ज्यादा डर रहा था। यहाँ पर नियान सारी सिचुएशन को समझ चुका था और वो सील को उसे देते हुए कहता है कि अगर तुम इस सील को बचा सकते हो तो बचा लो। यहाँ पर वो आदमी उस सील को लेने के बाद यहाँ से पीछे हटने लगता है। वो यहाँ पर अपनी तलवार को जाओ फेंग की तरफ करते हुए कहता है कि मेरे पीछे मत आना। यहाँ पर वो आदमी इतना ज्यादा डर चुका था कि उस सील को अपने सीने से लगाकर अपने आंखों को ही बंद कर लेता है। जब वो धीरे से अपने आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि जाओ फेंग उसके बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी जाओ फेंग कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि देखो तुम मुझे मार दो, मेरे जिंदा रहते हुए मैं कभी भी इस सील को तुम्हारे हाथ लगने नहीं दूंगा। तभी जाओ फेंग कहता है कि देखो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुम्हें मारने से मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, ये बात को तुम अच्छे से जानते हो। लेकिन तुम भी मुझे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। अगर फिर भी तुमने मुझे मार दिया तो डेमन
डेमन किंग तुम्हें जान से मार डालेगा। ये सुनकर वो आदमी और भी ज्यादा डरने लगता है। वो कहने लगता है कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम क्या चाहते हो। यहाँ पर उस आदमी के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है जाओ फेंग का साथ देने के अलावा। इसीलिए यहाँ पर वो आदमी बार बार जाओ फेंग से पूछने लगता है कि मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो। यहाँ पर वो आदमी भी जाओ फेंग के पीछे पीछे चलने लगता है। वैसे यहाँ पर जाओ फेंग बायू से मिलने जा रहा है। अब यहाँ पर जाओ फेंग क्विंगी सेट के पास से गुजरने लगता है। अब यहाँ पर जाओ फेंग की छड़ी का डेमोनिक ऑरा यहाँ पर क्विंगी सेट का गार्डियन ड्रैगन भी महसूस कर लेता है। यहाँ पर उस गार्डियन ड्रैगन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। इस वजह से यहाँ पर वो पानी से बाहर निकल जाता है। ये देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर क्विंगी सेट के 2 सीनियर डिसाइबल्स जिनमें से एक सीनियर ली भी थे वो आते हैं और उस ड्रैगन को शांत कराने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पर वो दोनों ही एक अलग अलग फॉर्मेशन को क्रिएट कर उस ड्रैगन को शांत करवाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो ड्रैगन इनकी पावर के सामने बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस वजह से यहाँ पर वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर सीनियर लू भी आ जाती है। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। यहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उस गार्डियन ड्रैगन को बहुत जल्द शांत करवा देती है। अब यहाँ पर इसके बाद वो गार्डियन ड्रैगन भी यहाँ से जा चुका था। फिर सीनियर लू नीचे आ जाती है। तभी यहाँ पर सीनियर ली कहने लगते हैं कि न जाने आज गार्डियन ड्रैगन को क्या हो गया था। वो कभी भी इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। सीनियर लू भी यहाँ पर थोड़ी सी हैरान लग रही थी क्योंकि उसे भी यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हम दूसरी तरफ जाओ फेंग को देख पाते हैं जो बायू के पास आ चुका था और वो उसी गुफा के अंदर था जहाँ पर बायू की बॉडी को रखा गया है। जाओ फेंग यहाँ पर डेमन किंग से मिलने के लिए आया है। डेमन किंग यहाँ पर जाओ फेंग से कुछ जरूरी बातों को करने के लिए बुलाया है। फिर वो बायू के पास जाकर कहता है कि बायू देखो मैं फिर से आ गया। मैं तुम्हारे फादर के लिए काम कर रहा हूँ और वो कहता है कि मैं ये काम सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि मैं तुमसे आकर मिल सकूं और मैं उस खास सेट को ढूंढ सकूं जहां से मैं तुम्हें वापस से जिंदा कर पाऊं। जाओ फेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी है। वो दुख में कहने लगता है कि क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। और वो कहता है कि मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मैं उस बात को भूल जाऊं लेकिन तुम नहीं भूल सकती। वो यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल चुका है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला है तो वो सिर्फ हो तुम। जाओ फेंग यहाँ पर कितनी ही बातें कर ले लेकिन यहाँ पर बायू कुछ भी आंसर नहीं देने वाली। लेकिन फिर भी यहाँ पर जाओ फेंग को यकीन था कि इन सभी बातों को बायू सुन पा रही है। तभी हम केव के बाहर बायू की आंट को देख पाते हैं जो उसकी बातों को सुन रही थी लेकिन वो यहाँ पर उसकी बातों को पूरी तरीके से नहीं सुन रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो कहता है कि तुम्हें सेट लीडर बुला रहे हैं। तभी बायू की आंट उस आदमी को कहते हैं कि जब भी जाओ फेंग यहाँ पर आता है तो वो बायू से मिलकर जाता है। तभी वो आदमी कहता है कि तुम्हें जाओ फेंग के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। वो भले ही बायू को पसंद करता है लेकिन फिर भी सेट लीडर भी उससे संभल कर बात करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि अभी भी जाओ फेंग के अंदर डेमन्स के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत भरी हुई है। फिर हम जिंग्यू को देख पाते हैं जो एक टेंपल के बाहर बैठकर मेडिटेट कर रहा है। तभी यहाँ पर अचानक से जिंग्यू के ऊपर कोई जलती हुई कैंडल उठाकर फेंक देता है। जिंग्यू यहाँ पर इस चीज के लिए पहले से ही तैयार था। इस वजह से उस कैंडल को बिना देखे ही उस कैंडल के 2 टुकड़े कर देता है। वो जैसे ही यहाँ पर पीछे मुड़ता है तो उसकी तरफ एक और कैंडल आती है। उसके भी वो कई सारे टुकड़े करते हुए वहां पर रखी हुई लैंटीन को जला देता है। अब हम यहाँ से देख पाते हैं कि वो सारे कैंडल्स यहाँ पर उस टेंपल के मॉन्ग इसकी तरफ फेंक रहे थे। जिंग्यू यहाँ पर उनको देखते ही तुरंत उनको ग्रीट करता है। फिर वो मॉन्ग कहते हैं कि तुम तलवार चलाना बहुत अच्छे से सीख चुके हो, इसका मतलब अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि क्विंग्यू सेट में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस वजह से वहाँ पर यंग जनरेशन के सारे डिसाइबल्स को वहाँ पर बुलाया जा रहा है। मेरे हिसाब से तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए। जिंग्यू यहाँ पर अपने मास्टर को छोड़कर जाने वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी यहाँ पर वो मॉन्ग बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बेमतलब के इतने ज्यादा अजीब अजीब चेहरे को क्यों बना रहे हो। जिंग्यू यहाँ पर अपने घुटनों के ऊपर आ जाता है और कहता है कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और वो कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी
मेरी तलवार जब भी उठेगी किसी डेमेंस के खिलाफ ही उठेगी। आपने मुझे जो कुछ भी समझाया और सिखाया है उस सब के लिए आपका शुक्रिया। इतना कहने के बाद जिंग्यू वहाँ से चला जाता है। अब जिंग्यू जाने के बाद वहाँ पर वो मॉन्ग फिर से वहाँ पर कैंडल्स को जलाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर क्विंग्यू सेट के लीडर आते हैं। तभी वो मॉन्ग कहने लगते हैं कि मेरे मरने से पहले मेरी इच्छा पूरी करने के लिए आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जिस पर सेट लीडर कहते हैं कि आपको मुझे थैंक यू कहने की कोई बात नहीं है। 10 साल पहले मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी जिसको मैं आज भी बहुत ज्यादा पछताता हूँ। मॉन्ग यहाँ पर सेट लीडर से थैंक्स इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि जिंग्यू को उन्होंने पूरे 10 साल के लिए अपने पास रखने की परमिशन मांगी थी। इस पर सेट लीडर भी मान गए थे। फिर 10 साल से जिंग्यू इसी टेम्पल में इसी मॉन्ग के साथ रह रहा है। फिर हम यहाँ से डेमन सेट लीडर यानी कि डेमन किंग को देखते हैं जो कि जाओ फेंग को कुछ बात करने के लिए उसके पास बुलाए थे और वो कहते हैं कि शायद से क्विंग्यू सेट को कुछ खास ट्रेजर के बारे में पता चला है और वो ट्रेजर वेस्टर्न स्वैम में है। इस वजह से वो लोग कई सारे टीम्स को बनाकर वहाँ पर भेज रहे हैं। डेमन किंग का यहाँ पर कहना था कि उनके लोगों को भी वहाँ पर भेजकर ह्यूमंस के ऊपर हमला करवा देना चाहिए, जिस पर जाओ फेंग कहता है कि अभी हमें हमला नहीं करना चाहिए। शेंग फेंग सेट वाले जरूर कोई दूसरे सेट से हाथ जरूर से मिलाएंगे, इसीलिए हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारी लड़ाई किससे होने वाली है। ये सुनकर डेमन किंग थोड़ा सा हैरान था क्योंकि एक साइड से देखा जाए तो जाओ फेंग ने उसकी बात को काटी है। तभी डेमन किंग कहते हैं कि कमाल है, तुम बिल्कुल मेरी तरीके से सोचते हो। जिस पर जाओ फेंग कहता है कि क्योंकि मैं पिछले 10 साल से आपके साथ हूँ इस वजह से मैंने कई सारी चीजों को सीखी है और वैसे भी आप जो भी डिसीजन लेते हो आप बहुत ज्यादा सोच समझ कर ही लेते हो। ये सुनकर डेमन किंग कहते हैं कि कमाल है, 10 साल में तुम्हारी सोच बिल्कुल मेरी तरह हो चुकी है। डेमन किंग यहाँ पर नीचे आते हुए जाओ फेंग को एक लेटर देते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ लोगों से बात किया है और वो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारी हर एक बात को मानेंगे। मेरे हिसाब से अब तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसका मतलब अब जाओ फेंग भी उस ट्रेजर को लेने के लिए जा रहा है। तभी यहाँ पर जाओ फेंग उस लेटर को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर डेमन किंग उसे रोकते हैं और उसे कहने लगते हैं कि इतने टाइम से तुम हमारे साथ रह रहे हो लेकिन फिर भी तुम हमें डेमेंसी क्यों मानते हो। जिस पर जाओ फेंग कहता है कि मैं पिछले 10 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ, मैं हर दिन कई सारे लोगों को मरते हुए और मारते हुए देखा है और हर दिन यहाँ पर खून खराबा होता ही रहता है। ऐसी जगह को आप ही बताइए कोई अच्छा कैसे बता सकता है। जिस पर डेमन किंग कहते हैं कि शायद तुम भूल चुके हो, तुम बचपन में ही खून खराबा देख चुके हो, इसका मतलब क्या वो सभी लोग डेमेंस हो गए। जिस पर जाओ फेंग कहता है कि ये सब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इतना कहते हुए जाओ फेंग यहाँ से आगे बढ़ जाता है। इसके बाद हमें क्विंग्यू सेट दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे डिसाइबल आना स्टार्ट हो चुके थे। यहाँ पर कई हजारों की तादाद में डिसाइबल्स आ चुके हैं। अब यहाँ पर जब सभी लोग आ जाते हैं तो क्विंग्यू सेट के सेट लीडर यहाँ पर आकर कहते हैं कि हमें एक मिस्टीरियस एक यूनिक ट्रेजर के बारे में पता चला है और वो वेस्टर्न स्वैम के आसपास है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे लेवल के डिसाइबल्स वहाँ पर जाए क्योंकि हमें पता चला है कि वहाँ पर डेमेंस भी आ रहे हैं। और वो सभी डिसाइबल से कहने लगते हैं कि हमें किसी भी हालत में डेमेंस के हाथ वो ट्रेजर को लगने देना नहीं है और इस चीज में हमारी मदद तियानियन टेम्पल के लोग और दूसरे टेम्पल के लोग करने वाले हैं। फिर हम बाहर देख पाते हैं जहाँ पर तियानियन टेम्पल के कई सारे डिसाइबल्स यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। फिर हमें जाओ फेंग को दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पर उस यूनिक ट्रेजर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।